राजस्थान में कांग्रेस का चुनावी आगाज आज हो गया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम से राजस्थान में कांग्रेस का चुनावी आगाज कर दिया है। मानगढ़ धाम वह जगह है जो गुजरात और राजस्थान सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश तक जाता है। वहां के आदिवासी भी मानगढ़ धाम को मानते हैं। मानगढ़ धाम वह जगह है जहां गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए सैकड़ों आदिवासी शहीद हुए थे। उनकी याद में यहाँ स्मारक बनाया गया है। यह तो आदिवासियों के पूजनीय जगह की बात हुई, लेकिन मानगढ़ धाम को लेकर राष्ट्रीय स्मारक बनाने को लेकर भी लंबे समय से मांग उठ रही है। और जब 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आए थे, उन्होंने अपना कनेक्शन आदिवासियों से जोड़ने का प्रयास किया था। उस समय भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि आखिरकार इसे राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया जाएगा, लेकिन उस समय राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया। लेकिन जब राहुल गांधी मौजूद थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मानगढ़ धाम के विकास के लिए 100 करोड़ की घोषणा कर दी। यानी कि उन्होंने आदिवासियों को यह बताने का प्रयास किया कि आदिवासियों का सही विकास कांग्रेस ही कर सकती है। और राहुल गांधी ने भी आदिवासियों के साथ कनेक्ट होते हुए उन्हें अपनी दादी इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक का वृत्तांत सुनाया और कहा कि किस तरह से मुझे मेरी दादी ने जब मैं 6-7 साल का था तो एक किताब दी थी आदिवासी बच्चे को लेकर। जब मैं वह पढ़ता था मुझे वह किताब बहुत पसंद थी। उसके बाद मैंने दादी से सवाल किए, आदिवासियों के बारे में जाना और उसके बाद उन्होंने कहा कि आदिवासी वे हैं जो मेरी दादी बताती थी। दादी कहती थी आदिवासी वे हैं जिनकी पूरी जमीन, यह देश है, इस देश में पूरी जमीन आदिवासियों की है। आदिवासी इस देश के पहले नागरिक हैं। इस बात पर राहुल गांधी ने खूब तालियां बटोरी और उन्होंने यह भी जताने का प्रयास किया कि आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। जबकि भाजपा आदिवासियों को आदिवासी नहीं कहकर वनवासी कहने लगी है। और वनवासी कहने का मतलब है कि सिर्फ वन में रहने वाले वनवासी हैं, और यह कहकर वह आदिवासियों की जमीनों को अडानी जैसे लोगों को दे रही है ताकि वे आदिवासी वनवासी कहीं के नहीं रहें। जबकि कांग्रेस सोचती है कि आदिवासियों के बच्चे आगे बढ़े, पायलट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आगे बढ़े। यानी कि उन्होंने भाजपा को जहां आदिवासी वोटों से दूर करने का प्रयास किया, वहीं कांग्रेस का कनेक्शन, अपना कनेक्शन आदिवासियों से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने यहां भाषण देते हुए मणिपुर का जिक्र भी किया कि जहां राहुल गांधी ने कहा कि वहां आदिवासियों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है, वहां औरतों के साथ जैसा बर्ताव हुआ है, और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे, जबकि प्रधानमंत्री चाहें तो सिर्फ 2-3 दिन में वहां शांति हो सकती है। उन्होंने सुबह संसद में जो भाषण दिया था, लोकसभा में जो बात की थी, वही बात उन्होंने भाषण में भी की और कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या की जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं हो। यह कहकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने आदिवासियों के साथ में कांग्रेस का कनेक्शन, गांधी परिवार का कनेक्शन जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन आदिवासी वोट कांग्रेस के लिए कितने महत्वपूर्ण है, यह बात बहुत ज्यादा समझने की है। दरअसल राजस्थान में जिस मानगढ़ धाम पर राहुल गांधी आए थे वह वागड़ का क्षेत्र है। वहीं वागड़ के साथ लगती मेवाड़ और उसके बाद मध्य प्रदेश की करीबन 47 सीटें ऐसी है जो आदिवासी बाहुल्य हैं, जहां अभी राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होना है। वहीं करीब 2 दर्जन सीटें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर शहर के आसपास और भीलवाड़ा से लगती हुई, चित्तौड़गढ़ से लगती हुई सीटें हैं। 2 दर्जन जहां आदिवासी वोटों का प्रभाव है। इन प्रभावों में 2008 को छोड़ने के बाद में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। वहां भाजपा ने जहां जगह बनाई है, वहीं पिछले चुनाव में बीटीपी ने भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में राहुल गांधी को मानगढ़ धाम बुलाने का लक्ष्य यही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो 70 आदिवासी बहुल्य सीटें हैं उन पर कांग्रेस एक बार फिर से काबिज हो सके।
लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्या राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस आदिवासियों को लुभाने में सफल होगी? दरअसल स्थितियां वही बनी हुई है कि आदिवासियों में कांग्रेस नए नेता नहीं खोज पाई है। पिछले लंबे समय से राजस्थान में जो आदिवासी चेहरे नजर आ रहे हैं वे ही जमे हुए हैं। चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय ले लीजिए, उनकी पत्नी रेशम मालवीय ले लीजिए, या महेंद्र मालवीय चुनाव जीतते हैं, मंत्री बन जाते हैं, चुनाव हार भी जाते हैं तो विधायक रहते हैं, उनकी पत्नी सांसद का चुनाव भी लड़ लेती है, जिला प्रमुख भी बन जाती है। वहीं रघुवीर मीणा विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, उनकी पत्नी विधानसभा का चुनाव हार जाती है, 2 लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं रघुवीर मीणा, ताराचंद भगोरा चुनाव हार जाते हैं। लेकिन आदिवासियों में नेताओं के रूप में इन्हीं का नाम बार बार आ जाता है। वहीं एक अर्जुन बामणिया हैं, वे भी कभी चुनाव जीतते हैं, कभी चुनाव हारते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 5-7 ऐसे चेहरे हैं जो वागड़ और उदयपुर ग्रामीण के आदिवासी नेताओं के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके अलावा नए चेहरे कांग्रेस बनाने में असफल रही है और यही कारण है कि बीटीपी ने इस बात का फायदा उठाया, नए चेहरे उतारे, उन्होंने नए लोगों में काम किया, युवाओं में काम किया और इसका फायदा बीटीपी को मिला। बीटीपी ने भले पिछली बार 2 ही सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि जब डूंगरपुर पंचायत समिति के चुनाव हुए तो जिला परिषद में बहुमत के करीब बीटीपी पहुंच गई थी और बाद में कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन करके बीटीपी को जिला प्रमुख बनवाने से डूंगरपुर में रोक लिया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बीटीपी का प्रभाव किस तरह वहां बढ़ रहा है। इसके अलावा वहां पर छात्र यूनियनों के चुनाव में भी पिछले दिनों बीटीपी ने घुसपैठ करी है। हालांकि अब जो 2 विधायक थे बीटीपी के, राम प्रसाद डामोर और राजकुमार रोत, दोनों ने कहा है कि वे अब बीटीपी में नहीं हैं, वे अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। इसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो बीटीपी तो साथ में है ही, अब अगर ये दोनों विधायक नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो आदिवासी वोटों का बंटवारा और होगा। और जिस तरह से इन दोनों विधायकों ने जीतने के अलावा बीटीपी ने कांग्रेस को वागड़ और उदयपुर ग्रामीण में बड़ा नुकसान किया, यही कारण रहा कि भाजपा के विधायक वहां 10 से ज्यादा जीत गए, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर समट कर रह गई। ऐसे में यह क्षेत्र कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि कहा यह जाता है कि जो भी पार्टी वागड़ में जीतती है, मेवाड़ में जीतती है, वही राज्य की सत्ता पर काबिज होती है। हालांकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ और पूर्वी राजस्थान के भरोसे कांग्रेस सत्ता में आई। हालांकि पूर्वी राजस्थान भी आदिवासियों का गढ़ है, जहां मीणा वोटर बहुतायत में है, उन वोटों के साथ में गुर्जर जुड़े और अन्य जातियां जो कांग्रेस की वोट बैंक है वे जुड़ी और कांग्रेस सत्ता में आई। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि इस बार मेवाड़ में, वागड़ में फिर से वह काबिज हो। यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार मेवाड़ के दौरे कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी को पहले उदयपुर चिंतन शिविर के बाद आदिवासियों में ले जाया गया था और अब मानगढ़ धाम में बुलाया गया है। और राहुल गांधी ने फिर अपने भाषण में जब समाप्ति की ओर था तब कहा था कि आदिवासी भाई इस जगह पर मुझे कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, राजस्थान में मुझे बुला सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, हम आपकी बात सुनेंगे और आप जो चाहते हैं हम वह सब कुछ देने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आज राहुल गांधी का भाषण हो, अशोक गहलोत का भाषण हो, सभी भाषण के अंदर पूरी तरह से आदिवासी ही केंद्रित रहे। इसके अलावा इधर उधर की कोई बात नहीं की गई। यानी कि आदिवासियों का महत्व कांग्रेस अच्छी तरह समझ रही है और जानती है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में अगर सत्ता चाहिए, राजस्थान में जहां अभी सत्ता है और उसे रिपीट करना चाहती है कांग्रेस, वहीं मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के 23 विधायकों के टूटने से वहां भाजपा काबिज हो गई थी, कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया था। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर उनकी सरकार बनने वाली है। ऐसे में इन आदिवासी वोटों का मध्य प्रदेश की 47 से 50 सीटों पर बहुत बड़ा
रोल रहेगा। वहीं राजस्थान की 2 दर्जन सीटें जो मेवाड़ और वागड़ में आती हैं उन पर बहुत ज्यादा असर रहेगा। यही कारण है कि कांग्रेस ने आज की सभा में पूरा फोकस वहीं किया जहां उनका होना चाहिए, यानी कि आदिवासी वोटरों पर ही उन्होंने अपना फोकस रखा है। कुल मिलाकर अब जब चुनावी आगाज हो चुका है तो कांग्रेस के हर नेता का यही प्रयास है कि वह आदिवासी सीटों पर जीते। लेकिन क्या कांग्रेस पुराने चेहरों को अलग करके कुछ नया कर पाएगी, कुछ नए चेहरों को ढूंढ पाएगी, या फिर उन्हीं पुराने चेहरों के भरोसे अपनी नैया पार लगाने का प्रयास करेगी? हालांकि सिर्फ आदिवासी ही नहीं, उस क्षेत्र में इन आदिवासी नेताओं के अलावा प्रभाव की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का प्रभाव भी मेवाड़ में है। हालांकि सीपी जोशी उन प्रभाव के जरिए कितना आगे जाकर चुनाव परिणाम को भी प्रभावित करेंगे, यह एक अलग बात होगी। इससे पहले गिरिजा व्यास भी उदयपुर से सांसद रहती रही हैं, लेकिन अब वे बुजुर्ग हैं और अब उस स्थिति में नहीं है कि वे पार्टी के लिए अलग अलग सीटों पर, विधानसभा सीटों पर जाकर वोट मांग सके या वोटों को प्रभावित कर सकें। वहीं गुलाब सिंह सख्तावत वहां के प्रभावशाली नेता सामान्य वर्ग से रहे हैं, वे भी अब नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को अब पूरा दारोमदार या पूरा जोर आदिवासी वोटों पर ही लगाना है। यही कारण है कि लगातार कांग्रेस अब आदिवासियों को लुभाने में और फिर से अपने पाले में लाने का प्रयास में जुट गई है।